8.57 पर आ जाओ, कम ऑन द पेज नंबर 8.57। देखो वो क्या कह रहा है। सबसे पहले वो बोल रहा है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई वे बिल एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, कि ई वे बिल का मतलब क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ई वे बिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनुअली बना सको, नहीं, आपको इसको जीएसटी ई वे बिल में बनाना होता है, ठीक है। आज को आपको इलेक्ट्रॉनिकली बनाना होता है, आप इसको मैनुअली नहीं बना सकते। तो ये किस लिए किया जाता है स्टूडेंट, जब भी किसी गुड्स की मूवमेंट होनी है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ये रास्ते के लिए ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आपको बनाना पड़ता है। और सेक्शन 68 स्टूडेंट्स, आपको ये सेक्शन नंबर याद करना है, ठीक है, ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना है। एक मिनट स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 68 याद करना है, मार्क करो। सेक्शन 68 ने ये मैंडेटरी कर दिया है द गवर्नमेंट मे रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स और वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच डिवाइसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Rule 138 of CGST Rule 2017 prescribed e-way-bill as the document to be carried for the consignment of goods in certain prescribed cases। इसने क्या बोला स्टूडेंट कि सेक्शन नंबर 68 CGST एक्ट 2017 ने बोल दिया कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो जिस भी पर्सन के पास कन्वेंस है, जो ट्रांसपोर्टर वाला है, उसको कह सकती है कि अगर आपके जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड कर रही है तो भाई ई-वे बिल बनाना। आपके लिए स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ, ई-वे बिल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वे डॉक्यूमेंट है, किसको बनाना होता है, कब बनाना होता है, वो बात सीखते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 क्या बोलता है, उसने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ई-वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आप कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स को मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो, इन द प्रिस्क्राइब्ड केसेस, जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो ई-वे बिल उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आप बोल रहे हो प्रिस्क्राइब्ड केसेस, तो क्या है, कब उसको जनरेट करना होता है। अगर मान लो कि अपने घर से किसी शोरूम से लेके अपने घर कुछ स्टॉक लेकर आते हैं, तो क्या उस केस में भी करना है, मतलब कुछ अपने लिए लेके आ रहे हैं पर्सनल कंजम्पशन, तब भी लेके आना ई-वे बिल। तो देखो स्टूडेंट्स, कब कब लाना है। ई-वे बिल मैंडेटरी होता है सिर्फ और सिर्फ तब अगर आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है, जो कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को सामान दिया या कंसाइनी को दिया, अगर वो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 50,000 तक पे नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड, 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिलेशन टू अ सप्लाई अंडर जीएसटी होनी चाहिए। अगर उसको हम सप्लाई मानते हैं जीएसटी में, शोरूम से एक टी शर्ट उठा के घर पे ला रहे हो, क्या उसको सप्लाई मानते हो जीएसटी में, जिस पर आपको टैक्स भरा देना है? ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ ना, तो इनफैक्ट इनफैक्ट आप ये एग्जाम्पल भी शायद मिस इंटरप्रेट कर रहे होंगे टी शर्ट वाला, तो एक काम करो दूसरे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। वो एग्जाम्पल एक बार भूल जाओ। आई एम थिंकिंग कि शायद आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ा था ना कि सप्लाई किसे किसे मानते हैं, सप्लाई किसे किसे मानते हैं। तो जो भी वो केसेस थे जिसमें भी सप्लाई मानते हैं, अगर वो सप्लाई है और कंसाइनमेंट वैल्यू है 50,000 से ज्यादा, सो यू हैव टू, यानी उसको जनरेट करना होगा ई-वे बिल। या फिर मान लो सप्लाई नहीं है, किसी और वजह से भी अगर मूवमेंट हो रही है, उस केस में भी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ई-वे बिल जनरेट कर देना। या फिर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अगर आपने परचेज करा कुछ, कैसे, 50,000 से ज्यादा वाली वैल्यू आ रही है सप्लाई की, कंसाइनमेंट की, लेकिन परचेज करा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन से करो, इसका मतलब उस पर्सन ने, सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया होगा, तो अब आप कर लेना, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स की मूवमेंट करवाता है, यानी जब रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर होता है, तो वो क्या करता है इसमें, रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स shall furnish the information relating to the said goods in part A of form GST EWB 01 before commencement of such movement। देखो स्टूडेंट, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट करवाएगा, इवन इन केस जब आप परचेज कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रजिस्टर्ड पर्सन आप हो, रेसिपिएंट है जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स करवा रहा है, तो उसकी केस में रेसिपिएंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट उसको जीएसटी में जब ई-वे बिल आपको फाइल करना है, तो उसका फॉर्म नंबर होता है जीएसटी EWB स्टैंड फॉर ई-वे बिल 01, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं,
पार्ट ए में जो पर्सन मूवमेंट करवा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसको ये फिल करना होता है, इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। और कब करनी होती है? मूवमेंट करवाने से पहले, ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले कर देना, वरना ये ना हो कि अगले ही मोड पे आपको जीएसटी का ऑफिसर मिल जाए। क्लियर? लेकिन ये 50,000 वाली मिनिमम वैल्यू का कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। देखो कौन सी। द फर्स्ट एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स कि अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रही है, लेकिन कौन किसको कर रहा है? प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है, प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है, तो उसके केस में ये एक्सेप्शन है, ई-वे बिल नहीं चाहिए। सेकंड स्टूडेंट, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रही है, किसकी हो रही है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। जो पर्सन, देखो स्टूडेंट, हमने बात की थी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, जो हैंडीक्राफ्ट वाला केस था, तो उसके केस में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता था। सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, तो उसके केस में भी नहीं चाहिए होगा। अब बात आती है कि मैंने आपको बोला द पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो कौन कर रहा होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड सप्लायर ने ये कहा है कि भाई मैं ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, रेसिपिएंट को बोला आप चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी, मैं आपको ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, आपके शॉप तक सामान पहुंचेगा, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय द सप्लायर। लेकिन अगर स्टूडेंट इस केस में रजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन रेसिपिएंट ने बोला कि आप एक काम करना, ट्रांसपोर्टर में अपना भेज रहा हूँ, ऑब्वियसली यू आर अ रजिस्टर्ड सप्लायर, बट फिर भी ट्रांसपोर्टर में अपना भेज रहा हूँ, तो स्टूडेंट इस केस में मूवमेंट कौन करवा रहा है? रेसिपिएंट करवा रहा है। ठीक है, और अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सामान भेज रहा हो, तो मूवमेंट हम मानेंगे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया था ऊपर। लेकिन रजिस्टर्ड वाले केस में यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए कि रेसिपिएंट मूवमेंट करवा रहा है, रेसिपिएंट अपना ट्रांसपोर्टर भेज रहा है या सप्लायर भेज रहा है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड के केस में रेसिपिएंट ही मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए उसको लायबल माना जाएगा। अब बात आती है क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है मैम, ये बता दीजिए। तो जीएसटी द EWB 01 फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। स्टूडेंट, पार्ट ए में वो पर्सन इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन फर्निश करता है हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर अपनी इंफॉर्मेशन फर्निश करता है। ठीक है, पार्ट ए में कौन करता है? पर्सन हु इज लायबल फॉर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड द सेकंड केस पार्ट बी में उस फॉर्म के ट्रांसपोर्टर करता है। लेकिन स्टूडेंट, अगर अब इस पार्ट ए के लिए भी कई बार क्या होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर देता है कि ये काम करना, मेरी जगह पर ये भी तुम फिल कर देना। अगर ऐसा केस है, सो यस, इवन द ट्रांसपोर्टर कैन फिल दैट पार्ट ए, बट कब? अगर उसको अथॉरिटी दी गई है। सेकंड केस स्टूडेंट, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस है या फिर किसी कोरियर एजेंसी का केस है, किसका? ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोरियर एजेंसी, जहाँ पे क्या होता है कि सेलर अपने गुड्स दे देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि भाई आप आगे अपने कोरियर से पहुंचवा देना, या कोरियर एजेंसी को दे देता है कि उसको पहुंचा देना गुड। तो इस केस में भी स्टूडेंट, अगर आपके गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो उस केस में पार्ट ए कौन फिल कर सकता है? ट्रांसपोर्टर कर सकता है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टर भी क्या इस केस में, अगर मैं आपको स्पेसिफाइड वर्ड्स बता देती हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से भेज रहे हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके लिए कर सकता है कि वही ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, या फिर कोरियर एजेंसी आपके लिए पार्ट ए फाइल कर सकती है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अब बात आती है कि कौन जनरेट करेगा ई-वे बिल। तो स्टूडेंट, ई-वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ऑन और हायर्ड कन्वेंस और बाय रेलवेज और बाय एयर और बाय वेसल। देखो स्टूडेंट, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो कैसे हो रही है? वो हो रही है रेलवे से, एयर से, या फिर किसी वेसल से, शिप वगैरह से हो रही है। तो इस केस में स्टूडेंट, चाहे तो कंसाइनर सामान भेजने वाला ई-वे बिल जनरेट कर दे, चाहे मंगवाने वाला कर दे। ठीक है, लेकिन अगर जो सामान जा रहा है वो कैसे जा रहा है? बाय रोड जा रहा है, तो उस केस में ई-वे बिल जनरेट करेगा। जनरेट करने का मतलब है जीएसटी की साइट, जीएसटी ई-वे बिल की साइट पे जाकर उसको जनरेट कौन करेगा? तो उस केस में ट्रांसपोर्टर करेगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी हो सकता है दैट वेयर नाइदर द कंसाइनर नॉर कंसाइनी जनरेट्स द ई-वे बिल एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन ₹50,000, देन इट शैल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर अल्टीमेटली टू जनरेट इट। मान लो ना तो कंसाइनर ने इशू किया, ना कंसाइनी ने इशू किया, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू थी 50,000 से ज्यादा, तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी आती है? जो सामान लेके जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टर की आएगी। ठीक है, नाउ
अगर स्टूडेंट्स इनफैक्ट अगर रेलवे से सामान भेजा जाता है ना, रेलवे के थ्रू भेजा जाता है, तो उस सामान को डिलीवर कब किया जाता है, दूसरे पर्सन कंसाइनी को पकड़ाया कब जाता है, जब वो ई वे बिल उसको दिखा देता है कि ये रहा भाई ई वे बिल, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल ओनली, यानी जब वो प्रोड्यूस कर देता है। और स्टूडेंट इफ एनीवन वांट्स कि भाई 50,000 एक्सीड नहीं कर रही वैल्यू, बट स्टिल क्या वो ई वे बिल बना सकता है, सो आंसर इज यस, वो बना सकता है, ठीक है। अब बात आता है कि पार्ट बी में डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर जिस कन्वेंस से, जिस व्हीकल से आप सामान लेके जा रहे हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सा केस है स्टूडेंट, वो केस है इंट्रास्टेट। अगर मूवमेंट हो रही है इंट्रास्टेट, कैसी मूवमेंट है ये, इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट के केस में तो आपको फाइल करनी पड़ेगी, उस इन्फॉर्मेशन को बताना पड़ेगा कि भाई कन्वेंस का नंबर क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, और ये सब इंट्रा स्टेट है। और इनफैक्ट ये इंट्रा स्टेट भी सिर्फ और सिर्फ अप टू 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक है, और इंट्रा स्टेट है। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए। और उस केस में स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक हो रही है, मान लो स्टूडेंट्स, और ये मूवमेंट हो भी कहाँ से रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस, जो सामान भेज रहा है, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट हुई है, प्लस सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस था, तो हाँ वो कन्वेंस की डिटेल्स ना फर्निश करे। सेकेंड स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर के बिजनेस से लेकर, ट्रांसपोर्टर की प्लेस ऑफ बिजनेस से लेकर कंसाइनी तक पहुंचाया, यानी बीच में ट्रांसपोर्टर तो होना है इसमें। देखो क्या कह रहा है, कंसाइनर कंसाइनी का डिस्टेंस नहीं देख रहा वो इस एक्सेप्शन के लिए, ट्रांसपोर्टर से कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक का डिस्टेंस, या फिर ट्रांसपोर्टर तक से कंसाइनी तक का डिफरेंस। अगर डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 50 किलोमीटर प्लस इंट्रा स्टेट मूवमेंट, तो हाँ वो डिटेल्स ना फर्निश करे। क्लियर। अब आता है कि कई बार होता है ना कि वो रास्ते में उसको व्हीकल चेंज करना है, तो व्हीकल कैसे चेंज करे, व्हीकल नंबर भरा तो उसने ई वे बिल में दे दिया, तो इस केस में कुछ नहीं है स्टूडेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो पार्ट बी है ना फॉर्म जीएसटी EWB 01 का, उसको अपडेट करना पड़ेगा। कब अपडेट करना पड़ेगा, जब वो इस व्हीकल से दूसरे व्हीकल में सामान ट्रांसफर कर रहा है और उसे फर्दर मूव करना है, उससे पहले अपडेट कर दो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट्स, कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट, रोड ट्रांसपोर्ट जहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रोड हो रहा है, बाय एयर या बाय रेलवे नहीं, तो वहां पर आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी इशू कर सकते हो ना। व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड ई वे बिल, तो देखो स्टूडेंट्स क्या है ये। आपने कई बार देखा होगा जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी ने नहीं देखा मैं बताती हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो है ये। स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो गुड्स लाने हैं, वो गुड्स लाने हैं चेन्नई से बाय रोड उन्होंने गुड्स लाने हैं। अब वहाँ पर 10 सेलर्स थे, 10 सप्लायर्स थे। उन्होंने बोला कि भाई चेन्नई से हमें दूसरी स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट बी है, हमें वहाँ पर सामान को भिजवाना है। तो ट्रांसपोर्टर को बोला गया, इस ABC ट्रांसपोर्टर लिमिटेड को, कि भाई हमारा सबका सामान ले लेना। अब स्टूडेंट्स की बात आती है कि क्या ट्रांसपोर्टर इन सब 10 के 10 सेलर के लिए अलग अलग ई वे बिल बनाए, सो नहीं, वो क्या करे, वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना दे जिसमें वो इन सबकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। So after e-way bill has been generated where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods. देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब कंसाइनी जिसने भी करना था, उन्होंने तो अपना भी ई वे बिल जनरेट कर दिया। अब क्या होता है, वो इस ई वे बिल की एक कॉपी किसको देते हैं, ई वे बिल दे देते हैं ट्रांसपोर्टर को कि रास्ते में कोई पीछे दिखा देना। अब वो कहने लगा ट्रांसपोर्टर भी 10 सप्लायर थे, 10 के 10 ई वे बिल अपनी पॉकेट में रखूं, इधर उधर हो जाएंगे तो उसने क्या किया, सभी ई वे बिल का रेफरेंस देके, ई वे बिल का जो उसने ई वे बिल जनरेट किए थे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई ये ई वे बिल नंबर थे, और एक नया ई वे बिल, कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर ले ऑन द सेड कॉमन पोर्टल ऑफ प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और स्टूडेंट्स इस कंसोलिडेटेड के लिए जो होगा उसका फॉर्म नंबर होगा फॉर्म GST EWB, बट नंबर इज 02, सिंपल में था 01, ठीक है। 01 ऑलरेडी इशू हो चुका है, अब कंसोलिडेट कर दिया उस सबको 02 में। अब where the consignor or consignee has not generated the e-way bill in GST EWB 01, in fact, and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than 50,000, the transporter shall generate individual form GST EWB 01
and on the basis of invoice or bill or supply or delivery charge, and now he may generate a consolidated e-way bill in form GST EWB02। देखो क्या हो रहा है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमने पहले बोला कंसाइनर कंसाइनी में से किसी ने भी अगर नहीं इशू किया, जनरेट नहीं करा ई-वे बिल, तो अल्टीमेटली किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टर की। अब केस आया कि जहाँ पर ना कंसाइनर ने इशू किया ना कंसाइनी ने इशू किया, जनरेट किया ई-वे बिल, तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ठीक है भाई 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है गुड्स की, तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अब वो क्या करेगा, पहले वो फॉर्म GST EWB01 जनरेट करेगा और उसके बेसिस पर वो, और कैसे करेगा, जो भी उसको इनवॉइस दिया, डिलीवरी चलान दिया, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, कर दे जनरेट, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पर वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करेगा इन फॉर्म GST EWB02, ठीक है, प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो, वैसे स्टूडेंट्स अभी तक ये प्रोविजन इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये इन प्रैक्टिस नहीं आया, बट स्टिल ये आपके सिलेबस में है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपके ई-वे बिल में कुछ अमेंडमेंट भी आनी है, मई में भी आई है, नवंबर में भी आनी है, बट अभी तक at the time when I am recording this lecture for you, when I am recording this fast track batch for you for chapter number 8, अभी ICI की amendments नवंबर 2020 के लिए इस चैप्टर के लिए इशू नहीं हुए। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके बाद आपको एक अमेंडमेंट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें लास्ट अमेंडमेंट्स जो मई के लिए थी, क्योंकि अगर उसमें भी कुछ अमेंडमेंट होती है सो देयर इज नो यूज कि आप पहले उसको पढ़ो फिर कंफ्यूज हो, तो मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो दे दूंगी, ठीक है। यूट्यूब पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आपकी ईमेल पे उसका लिंक आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स की, मान लो भाई ई-वे बिल तो जनरेट कर दिया, लेकिन अब कुछ भी बात हो गई, ट्रांसपोर्टर को मूव नहीं करने कुछ को, कंसाइनर ने मना कर दिया, कंसाइनर ने कुछ भी है, तो क्या वो ई-वे बिल कैंसिल हो सकता है? आंसर इज यस। ये आपको 2 मार्क्स में आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड इफ आइदर गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ई-वे बिल। इट मींस या तो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे या फिर हो रहे हैं, और जो ई-वे बिल जनरेट किया तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंज आ गया वैल्यू में, क्वांटिटी में, तो क्या करो, आप उसको पुराने ई-वे बिल को कैंसिल कर दो। कितने टाइम में कैंसिल हो सकता है? ओनली एंड ओनली विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। सिर्फ 24 घंटे में वो कैंसिल हो सकता है, उसके बाद कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ई-वे बिल जनरेट हो गया या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट हो गया इन फॉर्म GST EWB02, लेकिन क्या इसकी कोई वैलिडिटी पीरियड है? सो द आंसर इज यस। ये नहीं है कि 20 नवंबर को आपने जनरेट किया और लेके जा रहे हो जनवरी फरवरी में गुड्स को, नहीं, उसकी वैलिडिटी है कि वो कब तक के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इस केस को हमने 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया है। द फर्स्ट स्टूडेंट, एक तो होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो दैट इज ODC। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है स्टूडेंट, देखो आपको सबको पता है ना, दैट एज पर आवर लॉ अगर किसी भी व्हीकल पर कोई सामान लोड है तो एक पर्टिकुलर उनको बता देते हैं कि भाई आप सिर्फ इतना वेट इस व्हीकल पर रख सकते हो, क्योंकि इतना ही सेफ है आपके लिए भी, और साइड जो चल रहे हैं इससे ऊपर आप नहीं रख सकते हो वो। लेकिन अगर वो पर्सन मान लो उसको बोला कि भाई आप इस पे 100 kg रख सकते थे, वो रख रहा है 110 kg, सो दैट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। जितनी डायमेंशनल उसको बताई थी उससे ज्यादा रख रहा है, लोड कर रहा है। एक होता है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी जो सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 केसेस यहाँ पे बना दिए। पहले हम बात कर रहे हैं द केस दैट इज अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो सही से अपना काम कर रहा है। तो स्टूडेंट इसके केस में विद इन अ कंट्री उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की रहेगी? देखो, अगर विद इन अ कंट्री यानी अपनी कंट्री में वो अप टू 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है उसका, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इन दैट केस वैलिडिटी रहेगी 1 डे इन केसेस विच आर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। तो 100 किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर या उससे कम का डिस्टेंस है तो 1 डे वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो स्टूडेंट क्या रहेगा, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर। इट मीन फॉर एग्जाम्पल 300 किलोमीटर है, सो हर 100 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा, या 350 है तो 100 और इस नेक्स्ट वाले 50 को भी आप कंप्लीट 100 मान लोगे, ठीक है, कि कितनी वैलिडिटी रहेगी। तो स्टूडेंट उसमें हर केस में एक एडिशनल डे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, 1 एडिशनल डे इन केसेस विच आर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। बात आती है ओवर डायमेंशनल में फिर क्या अलग है स्टूडेंट्स, ओवर डायमेंशनल वालों को एक नेगेटिव उनकी इम्पैक्ट देने के लिए कि भाई आप गलत कर रहे हो, उन्होंने इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, एक रिड्यूस कर दिया। दैट इज वो कहते हैं अब सिर्फ 20 किलोमीटर, पहले क्या था 100 किलोमीटर तक भी जा रहे थे, एक दिन का था, उन्होंने बोला अप टू 20 किलोमीटर तक रहेगा 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी
सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वो एक दिन वाली वैलिडिटी हो जाएगी खत्म हो जाएगी, यानी एक नेगेटिविटी दे दी उनको। और फिर फॉर एवरी 20 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। एवरी 20 किलोमीटर या उसके बाद वाले के लिए फिर एक अलग से 1 एडिशनल डे दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट इस पॉइंट में वैसे आपकी अमेंडमेंट आई है इसमें आपकी कुछ माइनर सी अमेंडमेंट्स थी मई के लिए, लेकिन अभी मैं वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं करवा रही कि अगर इन केस नवंबर के लिए भी कुछ अलग से आईसीआई इशू करता है तो एक साथ करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अमेंडमेंट अभी हमें करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। और स्टूडेंट्स हाँ, एक अमेंडमेंट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट था, जो स्टूडेंट्स बेसिस जस्ट जीएसटी की क्लास ले रहे हैं या इनकम टैक्स ले रहे हैं या फुल कोर्स ले रहे हैं वो तो उनको सारी अमेंडमेंट्स मिलेगी, लेकिन जो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट की भी मिल रही है तो भी मैं उनको उनकी ईमेल पे दोनों सब्जेक्ट्स की आपकी अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करवा दूंगी विद नोट, ठीक है। तो इन केस कोई एक सब्जेक्ट ले रहा है और दूसरा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो नो इश्यू, मैं आपको दोनों की प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अब आती है कि ई-वे बिल, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने ये दिखा दिया कि मिस्टर बी जो है वो कंसाइनी है और मैं ई-वे बिल जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये मिस्टर बी सामान मंगवा ही नहीं रहा था, मतलब मिस्टर ए कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, क्या ये मिस्टर बी उस ई-वे बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। वो क्या करे स्टूडेंट कि उसके पास ना एक एसएमएस आ जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, एसएमएस आ जाता है कि आपके नाम पर ई-वे बिल जनरेट किया गया। तो उस केस में स्टूडेंट्स विदिन 72 आवर्स फॉर द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, विदिन 72 आवर्स वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। और मान लो अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रिजेक्ट वो कर सकता है, बट ओनली एंड ओनली विदिन 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ दैट ई-वे बिल और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। अब ये देखो, मान लो ई-वे बिल जनरेट हुआ फर्स्ट को, ई-वे बिल जनरेट हुआ फर्स्ट को। अब आप कहो कि ये तो भाई विदिन 72 आवर्स तक वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट इवनिंग में ही गुड्स डिलीवर हो गए, उसने डिलीवरी ले ली। अब जब उसने डिलीवर हो गए गुड्स तो क्या वो उसके बाद रिजेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सो विदिन 72 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन और ई-वे बिल और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? अब बात आती है क्या ई-वे बिल हर केस में रिक्वायर है? तो स्टूडेंट्स ई-वे बिल हर केस में रिक्वायर नहीं है, ई-वे बिल हर केस में रिक्वायर नहीं है। इसके लिए आप पेज नंबर 5.8.1 में फ्रेंड्स, इसके लिए आ जाओ पेज नंबर 8.46 में। पेज नंबर 8.46 में स्टूडेंट यहाँ पर लिखी हुई है ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर ई-वे बिल रिक्वायर नहीं है टू जनरेट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, ये आपको एक बार खुद से रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल रीडिंग देनी है उसकी। लेकिन हाँ, इसकी सिंपल रीडिंग जरूर दे देना, डेट इन केस अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपके एमसीक्यू में आता है तो वो आपके माइंड में रहे कि हाँ मैं पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या है वैसे, एलपीजी हो गया, कैरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस। पीडीएस मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, राशन कार्ड पे जब सामान मिलता है किसी शॉप से, वो वाले सिस्टम। तो इन केसेस में ई-वे बिल नहीं जरूरी, ये सब केसेस एक बार आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके केसेस हैं till the पेज नंबर 8.48 पॉइंट नंबर ओ। सिर्फ एक बार इसको प्लेन रीडिंग देनी है फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ प्लेन रीडिंग देनी है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा करने वाला, इनफैक्ट आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगाना और इसमें एक बार प्लेन रीडिंग देना, इससे ऊपर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेना कि एक बार प्लेन रीडिंग देनी है। दोबारा से आ जाओ अपने ई-वे बिल वाले पार्ट पर। अब वो क्या कहता है कि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस, कि जो पर्सन उस कन्वेंस को लेकर जा रहा है, जो उसका इंचार्ज है, मतलब जो ट्रांसपोर्टर है, उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस अपने पास रखने हैं। तो स्टूडेंट एक तो इनवॉइस, या अगर कंपोजिशन स्कीम है तो बिल ऑफ सप्लाई, या डिलीवरी चलान का केस है तो डिलीवरी चलान उसके पास होना चाहिए। साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, ई-वे बिल की कॉपी। और कॉपी कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट, या तो वो उसका प्रिंट आउट निकाले, मतलब फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, उसकी ईमेल बराबर हो, या फिर पीडीएफ उसके पास सेव हो। या एक अदर सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है स्टूडेंट, कि जो उसका कन्वेंस होता है, व्हीकल होता है ना, उस पर RFID के थ्रू, RFID मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसके थ्रू ना स्टूडेंट वो एक टैग लगा देते हैं कि हाँ भाई इसका ई-वे बिल ये है, टैग लगा देते हैं RFID सिस्टम के थ्रू। और फिर पर्सन क्या कर सकता है, उसको स्कैन करके पता चल जाता है कि हाँ ये सही जा रहा है, ठीक है। उससे मतलब उस व्हीकल की ना एक तरीके से लोकेशन पता चलती है, उसके टैग से आइडेंटिफिकेशन होती है। क्लियर? कहाँ लगा होता है वो, एम्बेडेड होता है ऑन द कन्वेंस।
एम्बेडेड मतलब वो उस पर लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, ये पेटीएम का कोड, सॉरी पेटीएम नहीं, फास्टैग का कोड हम लगा देते हैं कार्स पर, फास्टैग का, कि गाड़ी निकलती है वो स्कैन हो जाता है, आपकी पेमेंट हो जाती है। इन द सेम वे आरएफआईडी सिस्टम से ई वे बिल भी आप टैग कर सकते हो। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस। सो स्टूडेंट्स, कमिश्नर और एन ऑफिसर विच आर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, यानी जीएसटी कमिश्नर और एनी प्रॉपर ऑफिसर जिसको एम्पावर किया गया है, उसके पास पावर है कि वो उस प्रॉपर ऑफिसर के बिहाफ पर काम कर ले, वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, कि किसी भी व्हीकल को वो बीच में ऑन द वे रोक सकता है और उसको बोल सकता है कि भाई मुझे ई वे बिल दिखाओ, ठीक है, ई वे बिल दिखाओ। चाहे इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रही है, वो दोनों केसेस में व्हीकल को रोक सकता है, ये उसके पास पावर होती है। और स्टूडेंट्स, अगर जो आपका जीएसटी ऑफिसर है या प्रॉपर ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम, ऑथोराइज्ड बाय हिम, उसको लगता है कि जरूरी है उस स्पेसिफिक कन्वेंस की फिजिकल वेरिफिकेशन करना, यानी भाई उसको कहे कि एक काम करो, बाहर निकलो, मैं देखूंगा कि तुमने गाड़ी में क्या क्या रखा है, तो वैसा भी कर सकता है। कौन से केसेस में, अगर उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई ये टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, या और कुछ भी जरूरी इसको लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता है जब वो कमिश्नर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर से इसके लिए अप्रूवल ले ले। मतलब कमिश्नर खुद देख रहा है तो उसको अप्रूवल क्या लेनी है, खुद से पूछेगा कर लूं, फिर अंदर से बाजेगी हाँ, वो केस नहीं है। इसने कहा है अगर उसने किसी पर्सन को अपने बिहाफ पर अपॉइंट किया था, तो अब क्या करे, वो कमिश्नर या उस प्रॉपर ऑफिसर से एक बार अथॉरिटी अप्रूवल ले, लेकिन हाँ मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कन्वेंस की कर लूँ। ई वे बिल देखना है देख लेना, बट जब उसकी गाड़ी को खुलवा के देखना है कि इस ट्रक में क्या क्या लोड होके जा रहा है, तो फिर उस केस में अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब उसने इंस्पेक्शन कर ली, फिजिकली उसने उसको कन्वेंस को रोका, भाई मुझे चेक करना है गाड़ी में क्या जा रहा है, so a summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online on the common portal by the proper officer within 24 hours of inspection, and the final report shall be recorded within 3 days of such inspection। मतलब जब वो गाड़ी रोकेगा, देखेगा कि उसमें क्या क्या है, इन ट्रांजिट उसने गाड़ी रोक ली, रास्ते में गाड़ी रोक ली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन ऑनलाइन उसको वहां पर अपलोड करना पड़ेगा, कि हाँ भाई उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये मैंने यहाँ पर चेक किया है। क्लियर स्टूडेंट, कौन सी ये करेगा, जैसे जैसे वो इन ट्रांजिट उसकी कर रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स वो अपनी इस इंस्पेक्शन के बेसिस पर अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। पहले तो स्टूडेंट्स उसको इस इंस्पेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, वो कब तक इसको रिकॉर्ड करना होगा कॉमन पोर्टल पर, विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, और जो उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा वो विद इन 3 डेज ऑफ सच इंस्पेक्शन उसको अपलोड करनी है, ठीक है, कॉमन पोर्टल पर। तो इसको हाईलाइट करो, आपको ये दोनों टाइम पीरियड याद रखनी है। This is within 3 days, और फर्स्ट वाला है within 24 hours। फिर स्टूडेंट्स, एक बार that once physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during that transit at one place within the state or in any other state, no one can interrupt him। इसका मतलब अगर एक जगह किसी व्हीकल को रोककर उसकी इंस्पेक्शन कर ली जाती है, तो क्या होता है कि अब इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट फिर और कोई भी ऑफिसर उसको नहीं रोकेगा। भाई एक बार रोक ली, जीएसटी ऑफिसर ने चेक कर लिया, क्या बार बार रोकोगे क्या, नहीं ना, एक ने कर ली बहुत है। बट अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये रास्ते में कुछ टैक्स इवेजन की तैयारियां कर रहा है, सो इन दैट केस वो रोक सकता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मान लो जो व्हीकल रोका गया, अगर उसको डिटेन किया गया, रोक लिया गया फॉर पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे से ऊपर रोका है, आधे घंटे तक रोका है कोई बात नहीं, आधे घंटे से ऊपर रोका है, तो अब ट्रांसपोर्टर भी क्या कर सकता है, वो इस इंफॉर्मेशन को कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकता है कि हाँ भाई मुझे आधे घंटे से ज्यादा यहाँ पर इस पॉइंट पर रोका था। क्लियर, क्योंकि ई वे बिल में पता चल रहा होता है कि भाई इतने टाइम में उसको जाना था, इतना डिस्टेंस कवर करना था, डाटा। उसके बाद आता है